बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, ये चैप्टर एंड करना था मैंने। 4 बातें थी इसके अंदर। मैंने कहा यहीं से इसको शुरू करके इसको क्लोज कर देते हैं। क्या रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स इनकम बगैर किसी टैक्स ट्रीटी के पाकिस्तान में रेजिडेंट होने के बावजूद भी एग्जेम्प्ट हो सकती है? तो इसका पहला जवाब है ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, और इनमें से कुछ केसेस सिर्फ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए हैं और वो किसी और के लिए नहीं है। इन बातों पर गौर करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि आउट ऑफ टैक्स ट्रीटी एग्जेम्पशन है तो किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। और उनमें से कुछ एग्जेम्पशन खास तौर पर किसके लिए? वो कोई फॉरेनर अगर क्या बन जाए, रेजिडेंट बन जाए, तो वो क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं है। तो पिक्चर जितनी क्लियर होगी उतना कंक्लूजन ड्रॉ करना क्या होगा? आसान होगा। दिमाग में पिक्चर क्लियर बनाएं, चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान बन जाएगी। सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो था शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो। सही है? तो ये कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान में रेजिडेंट बन गया है और उसका स्टे 183 दिन या उससे ज़्यादा हो गया है, तो फिर वो रेजिडेंट होने के बावजूद भी अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पर टैक्स बचा सकता है अगर वो 3 कंडीशंस क्या करे? पूरी करे। नंबर 1, सबसे पहला सवाल, क्यों आए हो? पूछते ना हमारे एयरपोर्ट पर, हाँ भाई कैसे आना हुआ? पाकिस्तान में कोई एंटर होता है ना तो एयरपोर्ट पे पूछते हैं क्यों आए हो। दूसरे मुल्कों में बोलते हैं वेलकम, हमारे मुल्क में बोलते हैं क्यों आए हो? खैरियत से आए? हाँ नहीं, जाने को बोलते कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। हालांकि सब कुछ लिखा हुआ है पासपोर्ट के ऊपर, कहाँ जा रहे हो, क्यों आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ठीक है ना। तो ये वो पुलिस वाली मेंटेलिटी नहीं। तो पहला सवाल, मतलब आप समझेंगे आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं और ये बंदा रेजिडेंट बन गया है, आप इसे सवाल करें क्यों आए हो, तो अगर जवाब देता है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आया था, तो एक कंडीशन क्या हो गई? पूरी हो गई। कितने अरसे ठहरोगे? वो कहता है 2 साल, वो कहता है 2.5 साल, वो कहता है 3 साल, उससे ऊपर नहीं। तो फिर दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई? क्या साथ लाए हो? कुछ भी नहीं। जबरदस्त। अगर कुछ भी साथ नहीं लाए हो तो फिर सिर्फ जो पाकिस्तान में कमाओगे वही टैक्स होगा, फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स होने से बच जाएगी। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? एक शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होने की डेफिनेशन ही क्या है कि वो बाय डेफिनेशन रेजिडेंट बन गया हो, लेकिन फिर उसको ऐसे हर रेजिडेंट पर्सन को शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहेंगे क्या? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होने के लिए पहले रेजिडेंट क्राइटेरिया में फॉल करना जरूरी है, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म रेजिडेंट अप्लाई होगा। अगर आया था एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, फिजिकल स्टे पाकिस्तान में 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ना कोई फॉरेन सोर्स इनकम साथ लाया हो, ना यहाँ पर रिसीव की हो, तो अब उसकी रेजिडेंट होने के बावजूद शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की डेफिनेशन में फॉल करने की वजह से उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट हो जाएगी बगैर किसी टैक्स ट्रीटी। पिक्चर क्लियर है? ये सेक्शन किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम के लिए अप्लाई नहीं होता। यानी अगर कोई पाकिस्तान में सैलरी कमाने के लिए आया है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए तो ही अप्लाई होगा। अगर कोई शख्स पाकिस्तान में बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए आया है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। कल मैं फवाद साहब की एग्जाम्पल दे चुका हूँ, और भी एग्जाम्पल है बेशुमार, आपके इर्द गिर्द एग्जाम्पल है। ये जो दाऊद मार्ट चल रहा है आपके शहर में, दाऊद मार्ट, ये जिन साहब का है, जो इनके मालिक हैं,
इनके अमेरिका में सुपर स्टोर्स हैं, तो इन्होंने पहले यहाँ से वहाँ गए थे यूएसए, वहाँ जाके कारोबार इस्टेब्लिश किया, अच्छे खासे पैसे कमा लिए, फिर पाकिस्तान में इन्होंने ऑटोबान पे प्रॉपर्टी बाय कर ली, फिर उन्होंने कहा क्या एक काम करते हैं यहाँ भी मार्ट खोल लेते हैं, तो उन्होंने यहाँ मार्ट खोल लिया। तो अब बताइए, अगर ये बंदा जो दाऊद मार्ट का मालिक है ये पाकिस्तान विजिट करता है और 183 दिन या उससे ज़्यादा स्टे कर जाता है, तो फिर इसने पाकिस्तान में क्या इस्टेब्लिश किया? बिजनेस। तो बिजनेस अगर इस्टेब्लिश किया है तो ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की डेफिनेशन में फॉल अपने आप को नहीं करवा सकता। ठीक है, क्लियर है पिक्चर या नहीं? चले, उसके बाद वो पाकिस्तानी जो मुल्क छोड़ के जा चुका था, ठीक है, वो पाकिस्तानी जो मुल्क छोड़कर जा चुका था, अब अगर वो क्या होता है, पाकिस्तान लौटकर आता है, तो पाकिस्तान लौटकर आने की खुशी में हुकूमत पाकिस्तान उसकी 2 साल की फॉरेन सोर्स इनकम क्या कर देगी? माफ कर देगी। रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट होने के लिए 3 बातें जहन में बिठानी है। नंबर 1, पहली शर्त, कौन हो भाई आप? अगर आप पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं रखते तो आप रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट हुए कैसे? रिटर्न वो होता है तो पहले यहां हो फिर, सही, रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट। फिर सिर्फ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना काफी नहीं, क्या होना चाहिए? वो नॉन रेजिडेंट हो लगातार 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में, और फिर क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया करंट टैक्स ईयर, टैक्स ईयर 2026। ये स्केच बना लें अपने पास अगर बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट, पहली शर्त शाबाश, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना। दूसरी शर्त, नॉन रेजिडेंट होना पिछले 4 प्रीसीडिंग, इमीडिएट प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और रेजिडेंट है कौन से टैक्स ईयर में? करंट टैक्स ईयर। तो अगर ये 3 शराइत पूरी करता है तो इसको क्या फायदा होगा? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, पिछले 4 टैक्स ईयर में कौन था? नॉन रेजिडेंट, और करंट टैक्स ईयर में क्या है? तो करंट टैक्स ईयर में रेजिडेंट होने की वजह से जनरली उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में क्या हो गई? टैक्सेबल हो गई। टैक्स ट्रीटी बचा ले, ठीक बचा ले। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होना बचा ले, बचा सकता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन इसके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर अब उसको रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट होना बचा रहा है। उसकी फॉरेन सोर्स इनकम, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम बगैर किसी टैक्स ट्रीटी के करंट ईयर में, जिसमें वो क्या बना है? रेजिडेंट, और अगला साल जिसमें उसका स्टेटस कुछ भी हो, ठीक है ना, उन दोनों साल में उसकी इनकम क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी, चाहे वो पाकिस्तान में रिसीव ही क्यों ना कर ले। यहां रिसीव करने की शर्त ही नहीं है, यहां तो सीधा एग्जेम्पशन है। भाई जो रिटर्न होके आ रहा है वो तो सब कुछ वापस ला रहा होगा ना, क्या पता। यहां लाने की शर्त नहीं आयत की, यहां तो बोल रहे लाओ ना, अच्छी बात है ना, वापस आ रहे हो तो वहां से सारा सरमाया लेकर यहां आ जाओ, शहबाज शरीफ के लिए 11 अरब के जहाज के लिए, ठीक है, वगैरह वगैरह, यहां वापस आओ, एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं, ठीक है। तो पैसा लाने की बात या रिसीव करने की बात कहां हुई थी भाई? हाँ, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में। यहां पैसा लाने की बात नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं कि हम क्या कर दें, चीजों को ऐसे ही मिक्स करें कि एग्जाम में तबाही मच जाए, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये गलती करते हैं इसके अंदर, तो बराए मेहरबानी गलती मत कीजिएगा, ठीक है, कंफर्म? लिख लिया सबने? नहीं सर, नहीं लिखा? अब करंट टैक्स ईयर हमने अज्यूम किया टैक्स ईयर 2026, करंट टैक्स ईयर हमने अज्यूम किया टैक्स ईयर 2026। इसमें ये बंदा क्या बन गया पाकिस्तान में?
रेजिडेंट, क्योंकि इसका फिजिकल स्टे 183 दिन या उससे ऊपर हो गया। कहाँ? पाकिस्तान में। पिछले 4 टैक्स ईयर में इसका स्टेटस क्या था? 25 में क्या था? नॉन रेजिडेंट। 24 में क्या था? 23 में क्या था? 22 में क्या था? तो अगर एक शख्स, एक इंडिविजुअल पिछले 4 टैक्स ईयर में नॉन रेजिडेंट है और वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी है, तो फिर वो रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट होगा। तो उसको रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट होने का क्या फायदा मिलेगा? उसकी करंट ईयर की फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम, पाकिस्तान नहीं भाई, फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। और अगले साल की एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट क्या है? एग्जेम्प्ट। ठीक है। अगर एक शख्स करंट ईयर में क्या था? आवाज नहीं आई। एक शख्स करंट ईयर में क्या था? रेजिडेंट था। बोले पिछले साल क्या था? उससे पिछले साल क्या था? उससे पिछले साल क्या था? उससे पिछले साल क्या था? तो क्या अब वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो तब भी वो रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट नहीं कहलाएगा, क्योंकि इमीडिएट 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में वो नॉन रेजिडेंट नहीं है। 3 में है, 1 में नहीं है। इसका मतलब चारों में क्या स्टेटस होना चाहिए? तो अगर पेपर में कोई सवाल आता है कि एक बंदा कई सालों से पाकिस्तान से बाहर है और अब पाकिस्तान आ रहा है, तो इस जुमले का मतलब, अगर वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, इस जुमले का मतलब क्या है? 10 साल से वो दुबई में जॉब कर रहा था, अब वो पाकिस्तान वापस आ रहा है, तो ये जुमले का बोलने का मतलब क्या है? क्योंकि अगर वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है तो फिर वो रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट की डेफिनेशन में क्या कर गया? फॉल कर गया। अच्छा, अब देखिएगा, एक शख्स जिसका फिजिकल स्टे पाकिस्तान में 0, कहां कहां कहां? पाकिस्तान में 0। कौन से टैक्स ईयर में? 23 में भी स्टे क्या? 24 में भी स्टे क्या? 25 में भी स्टे क्या? फिर भी वो इन 4 साल में क्या है? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और पोस्टेड अब्रॉड है, तो वो तो रेजिडेंट ही है ना, हालांकि उसका फिजिकल स्टे क्या था? पाकिस्तान में। तो अगर ये 4 साल तक कहां पोस्ट रहा? यूएस एम्बेसी में, और 4 साल बाद 5वें साल कहां लौटा? पाकिस्तान में। आवाज नहीं आई। तो पिछले 4 साल में 0 स्टे होने के बावजूद भी ये क्या था? रेजिडेंट था। तो क्या ये रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट कहलाया? नो सर, नहीं कहलाया। हालांकि स्टे क्या था, लेकिन किसी और रीजन की वजह से क्या कहलाया? रेजिडेंट कहलाया ना। तो अगर रेजिडेंट कहलाया तो नॉन रेजिडेंट तो नहीं कहलाया। इस डेफिनेशन में फॉल करने के लिए डेज नहीं इंपॉर्टेंट, नॉन रेजिडेंट होना इंपॉर्टेंट। समझे हैं पॉइंट या नहीं? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी एम्बेसडर्स जो फिजिकली पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, अगर वो कहां लौटते हैं? पाकिस्तान लौटते हैं, तो वो रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट होने का फायदा उठा नहीं सकते। क्लियर है पिक्चर या नहीं? लिख लिया, बना लिया, समझ लिया? पक्का? कितने पॉइंट हो गए? इफ एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कौन है? रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट इज रेजिडेंट इन द but was non-resident in 4 preceding tax year, his foreign source income shall be in the current tax year जिसमें वो क्या बना? रेजिडेंट बना, एंड द फॉलोइंग टैक्स ईयर, और उससे अगले टैक्स ईयर में चाहे उसका स्टेटस वहां कुछ भी हो, पर रेजिडेंट होगा तो भी एग्जाम, नॉन रेजिडेंट है तो फिर बगैर इसके एग्जाम। कौन एग्जाम? फॉरेन सोर्स इनकम। फॉरेन सोर्स इनकम, पाकिस्तान सोर्स इनकम की बात नहीं हो रही भाई, ख्याल रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद 5.4 और उसके बाद एक नीचे पॉइंट, जो कि एक ये तीसरा पॉइंट है और ये चौथा पॉइंट। ये अलग अलग सेक्शन है, 50, 51 सब सेक्शन 2 है ये, और ये सेक्शन 102 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। अब मैं चाहूंगा कि 5.4 पढ़ लें और जरा देखें कि क्या लिखा हुआ है, क्या समझ में आ रहा है।
फिर मैं इस पे एक स्टेटमेंट दूंगा, उस स्टेटमेंट पे गौर कर लीजिएगा। कुछ सवालात करूंगा जिससे ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, तो फिर ये लिखा हुआ समझ में आएगा कि आपके दिमाग में कितनी क्लियर पिक्चर बनी हुई है। कंफ्यूज पिक्चर बनाएंगे, मसला रहेगा। पिक्चर क्लियर रखेंगे, अपने आप से सवाल कर करके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, तो आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे। किताब अरेंज कर लीजिए ताकि आपको अपने पास देखने में, पढ़ने में आसानी हो। जी हाँ, आप, मसला ही नहीं है, सही है, कोई मसला ही नहीं। एक बंदा जाए अफ्तार के टाइम, अभी अफ्तार के टाइम रश कम होगा ना, या दोपहर के टाइम रश कम होगा गर्मी की वजह से? बोला, वो बोल रहा है रश कम नहीं होगा, इसका मतलब बैठा हुआ उधर ही है और फिर भी किताब नहीं खरीद रहा। सैलरी तो 28 है ना आज। हाँ, आज आ गई होगी सरकारी मुलाजिमीन की, क्योंकि गवर्नमेंट को अक्रूवल बेस अकाउंटिंग नहीं आती। वो सैलरी अक्रूड नहीं करते, वो बोलते हैं बस महीना एंड क्या कर दिया, पे कर दो। बोला चक्कर ही खराब है, पहले एक्सपेंस बनाओ फिर लाइबिलिटी क्रिएट करो, है ना। आप में जिस जिसको ये अच्छा नहीं लगता ना कि एक्सपेंस डेबिट करके पहले लाइबिलिटी क्रेडिट करो, फिर अगले मंथ के स्टार्ट पे पेमेंट करो, और लाइबिलिटी डेबिट करके कैश या बैंक क्रेडिट करो, वो सारे सरकारी मुलाजिम। ठीक है, गवर्नमेंट को पसंद नहीं है ना यार अक्रूवल बेस अकाउंट। बोला सीधी अकाउंटिंग करो, महीने के आखिर में सैलरी ट्रांसफर कर दो, खामो खाई का अक्रूवल बना के बैठे हो हैं। बताओ, आपको पता है नवाज शरीफ को नाअहल किसने करवाया? अक्रूवल बेस अकाउंटिंग। बताया था मैंने आपको, नवाज शरीफ अक्रूवल बेस अकाउंटिंग वैसे नाअहल हुआ था। यानी दुबई का इकामा था नवाज शरीफ के पास, उसकी दुबई में सैलरी अक्रूड हो रही थी, रिसीव नहीं हो रही थी। अब वो उसकी इनकम बन रही थी, किसकी? नवाज शरीफ ने वो इनकम डिक्लेयर ही नहीं की थी अपने इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो कोर्ट ने कहा कि तुमने गलत डिक्लेरेशन दिया है, तुमने गलत ओथ लिया है, क्योंकि तुमने यहाँ झूठ बोला है, अपनी इनकम क्या की है, छुपाई है, लिहाजा तुम क्या हो गए हो, नाअहल हो। तो कौन ले गया नवाज शरीफ को? अक्रूवल बेस अकाउंटिंग ले गई। अगर वो अक्रूवल बेस इनकम डिक्लेयर कर देता तो नाअहल नहीं हो पाता। भाई इनकम अर्न तो हो रही थी ना, उसको रिसीव नहीं हो रही थी। क्या कहते हो? तो नवाज शरीफ ने रिसीवेबल डेबिट करके इनकम क्रेडिट नहीं की, उसको भी अक्रूवल बेस अकाउंटिंग नहीं आती थी। चलें, जब तक आप पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से। जी फरमाएं। अच्छा जी, ओके ना। अब लिखा हुआ क्या आ रहा है, मैं आपसे कुछ सवालात करता हूं, सवाल सवाल में ही इसको हम पढ़ लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, शुरू से बेसिक दोहराइएगा जरा। रेजिडेंट पर्सन को ना सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देना है, बल्कि फॉरेन सोर्स इनकम पर भी पाकिस्तान में टैक्स देना है। तो रेजिडेंट पर्सन को क्या फॉरेन सोर्स इनकम में, अगर एक रेजिडेंट पर्सन है कहाँ, पाकिस्तान में, और उसकी फॉरेन सोर्स इनकम है और वो फॉरेन सोर्स इनकम पर फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर चुका है, तो क्या ये टैक्स पे करना उसको पाकिस्तान में टैक्स लगने से बचा सकता है? जनरल पूछा था, जवाब है नो सर।
मैंने क्या पूछा? मैं जनरली ला रहा हूं एक एक स्टेप बाय स्टेप, जीरो से ला रहा हूं वापस, तो आपने जवाब गलत दिया। आप बात सुनते नहीं है, अपने हिसाब से जो जवाब तैयार करके बैठे ना पढ़ने के बाद वो दे रहे हैं। जनरल स्टेटमेंट पूछ रहा हूं मैं आपसे, तरतीब से चलेंगे, सोचना आएगा, डिसीजन मेकिंग आएगी, एग्जाम में सिनेरियो सॉल्व करना आ जाएगा। जनरली चलें, पहले एक्सेप्शन एक एक करके इंप्लीमेंट करते जाएं। एक रेजिडेंट पर्सन को ना सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देना है, बल्कि अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पर भी पाकिस्तान में टैक्स देना है। चाहे वो फॉरेन कंट्री में फॉरेन सोर्स इनकम पर ऑलरेडी टैक्स दे चुका हो, वहां टैक्स ईयर पहले खत्म होने की वजह से, या उसको बाद में टैक्स देना पड़े, वहां टैक्स ईयर बाद में खत्म होने की वजह से। ये मैं इजाफी जुमले लगा रहा हूं। तो इसका मतलब कोई भी रेजिडेंट पर्सन ये बहाना तो पेश नहीं कर सकता ना कि क्योंकि मेरी ये इनकम फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी टैक्स, लिहाजा इसको पाकिस्तान में टैक्स होना। तो क्या फॉरेन सोर्स इनकम डबल टैक्स हो सकती है? हो सकती है। यानी अगर वो ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में टैक्स हो चुकी है तो पाकिस्तान में दोबारा टैक्स हो सकती है, वजह रेजिडेंट होना। क्लियर? लेकिन अब उसको सबसे पहले कौन बचा सकता है? टैक्स ट्रीटी बचा सकती। तो इसका मतलब जिस कंट्री के साथ टैक्स ट्रीटी है पाकिस्तान की, उस मुल्क की फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी रेजिडेंट होने के बावजूद। क्लियर? फिर कौन बचा सकता है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होना। फिर कौन बचा सकता है? रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट होना। अब थर्ड नंबर पर एक आखिरी आपको पॉइंट समझना है। हेड्स ऑफ इनकम कितने? 5। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तरतीब यही रहेगी। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। कितने हेड थे? 5। फॉरेन कंट्री में भी यही 5 हेड्स होंगे। अगर हम फॉरेन कंट्री की इनकम को कहां डिक्लेयर करेंगे? पाकिस्तान में, तो वो हमें इन्हीं हेड्स में डिक्लेयर करनी होगी। ठीक है? पॉइंट समझ में आया? अच्छा, अब मसला ये है, 4 हेड्स, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, अगर ये फॉरेन कंट्री से कमाए गए हों और आप यहां क्या बन गए हो? रेजिडेंट, और आपने वहां क्या पे कर दिया हो, तो वहां टैक्स पे करना। इन 4 हेड्स पर आपको पाकिस्तान में एग्जेम्पशन नहीं दिलवा सकता जब तक के टैक्स ट्रीटी ना हो, जब तक के आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट ना हो, जब तक के आप रिटर्निंग। पिक्चर क्लियर? लेकिन एक हेड ऐसा है जिस पर अगर आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दिया तो फिर वहां टैक्स पे करना आपको यहां टैक्स पे करने से बचा देगा। वो कौन सा हेड है? सैलरी। यानी अब मैं एक जुमला बोल रहा हूं, अगर आप पिक कर सकें, फॉरेन सोर्स सैलरी वो वाहिद हेड ऑफ इनकम है जो कभी डबल टैक्स नहीं हो सकता बगैर किसी टैक्स ट्रीटी के। यानी अगर आपने किसी दूसरे मुल्क से क्या कमाई? सैलरी, और आप यहां क्या बन गए? रेजिडेंट। आपने दूसरे मुल्क से क्या कमाई और आप यहां क्या बन गए? तो अगर आप उस मुल्क की सैलरी पर उस मुल्क में टैक्स दे चुके हैं तो फिर वहां टैक्स देना पाकिस्तान में सैलरी को टैक्स होने से बचा लेगा। तो सैलरी वो वाहिद हेड ऑफ इनकम है जो कभी डबल टैक्स नहीं होता। फॉरेन सोर्स सैलरी, फॉरेन सोर्स सैलरी वो वाहिद हेड है जो पाकिस्तान में कभी डबल टैक्स नहीं होगा। अगर वहां टैक्स क्या हो चुका है? पे हो चुका है, तो फिर वहां टैक्स पे होना ही यहां सैलरी की एग्जेम्पशन की वजह बन जाएगा, चाहे उस मुल्क के साथ टैक्स ट्रीटी हो, या चाहे आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो, या चाहे आप रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट हो या ना हो। क्लियर है पिक्चर? ये नहीं पक्का? कंफर्म? चले इसको सर ये मुमकिन कैसे है? बड़ा आसान था। ठीक, क्या बिजनेसेस मल्टीनेशनल होते हैं? होटल चेन्स भी होती हैं। एक साहब थे जो इंग्लैंड में किसी होटल के अंदर
मैनेजर थे, ठीक है जी। वो जुलाई, अगस्त और सितंबर इंग्लैंड में ही रहे। 1 अक्टूबर से उनकी पोस्टिंग हो गई कहां पर? उसी होटल की पाकिस्तानी सब्सिडरी में। ब्रांच नहीं बोला मैंने, दूसरी कंपनी है सब्सिडरी। तो अब 1 अक्टूबर से वो कहां मुलाजिम है? पाकिस्तान में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने दिन पाकिस्तान में होंगे? 9 महीने। क्या 9 महीने इतने सफिशिएंट टाइम है कि वो पाकिस्तान में रेजिडेंट बन जाएं? आवाज नहीं आ रही, पक्का? अब मान लें कि जो फॉरेन सोर्स सैलरी उन्होंने कमाई है वो कितने मंथ्स कमाई है? 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो उनकी फॉरेन सोर्स सैलरी है। और अक्टूबर टू जून पाकिस्तान सोर्स सैलरी है। तो उनके पास 2 इनकम हो गई, 2 सैलरीज हो गई, एक फॉरेन सोर्स और एक। मान लें जिस मुल्क से इन्होंने फॉरेन सोर्स सैलरी कमाई है वहां कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है। मान लें ये रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट भी नहीं है। मान लें ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट भी नहीं है। तो अब क्या ये फॉरेन सोर्स सैलरी टैक्स होने से बच सकती है रेजिडेंट होने के बावजूद? तो जवाब है बहुत सिंपल, क्या 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 कि अगर फॉरेन कंट्री में उस 3 महीने की सैलरी पर वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है, तो फिर अब सैलरी का हेड फॉरेन सोर्स होगा, तो टैक्स पे करने की वजह से वो पाकिस्तान में डबल टैक्स नहीं हो सकता, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बगैर किसी, बगैर शॉर्ट टर्म, बगैर। अब अगर वो सैलरी रिसीव भी कर ले कहां पर और वो ऑलरेडी वहां टैक्स पे, तब भी एग्जेम्प्ट ही होगी। रिसीव करने वाली शर्त सिर्फ कहां पर है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होने में। मैं फिर बोल रहा हूं, पिक्चर क्लियर रखें, क्लियर, पक्का? अच्छा सर, अगर उसकी जॉब कहां होती? दुबई में होती। दुबई में कहां होती? सर दुबई में इंडिविजुअल्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, वहां कॉर्पोरेट लेवल पे टैक्स लगता है। इंडिविजुअल्स की सैलरी पे कोई टैक्स ना कटता है, ना वो गवर्नमेंट टैक्स मांगती है। पता है इस बात का आपको? दुबई, ओमान, सऊदी अरब, इन तमाम मुल्कों के अंदर सैलरीड क्लास के ऊपर या सैलरीड पर्सन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। वो उनको पूरी पूरी सैलरी उनके अकाउंट में आती है, ठीक है? 10,000 दिरहम अगर सैलरी है तो 10,000 दिरहम पूरे के पूरे अकाउंट में आ गए, विदाउट एनी टैक्स डिडक्शन। अब अगर ये बंदा कहां से आ रहा होता? दुबई से आ रहा होता, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर की सैलरी कहां से रिसीव की उसने? दुबई से। और अक्टूबर ऑनवर्ड्स कहां आ गया? पाकिस्तान। तो अब जिस फॉरेन सोर्स सैलरी को उसने क्या किया है, मंगवाया है या कमाया है, जो भी कहें, ठीक है ना, वो रेजिडेंट पर्सन है, तो चाहे रिसीव किया हो या ना किया हो। देखो, रेजिडेंट पर्सन को जनरली टैक्स देना है, चाहे रिसीव करे या। रिसीव करने वाला पॉइंट सिर्फ कहां पर है, बस। तो अब उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान में क्या होनी चाहिए? टैक्स होनी चाहिए। क्यों? मान लें दुबई और पाकिस्तान में कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है, ना ये आने वाला बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, ना मान लें ना रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट की डेफिनेशन में फॉल करता है। तो अब उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी पर अगर वहां टैक्स पे, तो यहां टैक्स देना पड़ेगा ना। कोई गुंजाइश सर, आखिरी लाइन, अगर ये शख्स सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है तो इसको एक काम करना है, आखिरी लाइन पढ़ी, अगर सिटीजन ऑफ, अगर, वरना नहीं, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं तो फिर ऑप्शन नहीं। अगर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, इसको एक काम करना है, 29 जून को फ्लाइट पकड़नी है, पाकिस्तान से बाहर चले जाना। तो अगर कोई शख्स पाकिस्तान में रेजिडेंट है और क्या कमा रहा है? फॉरेन सोर्स सैलरी, जहां से कमाई है कोई टैक्स ट्रीटी भी नहीं है, वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट भी नहीं है, रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट भी नहीं है, फॉरेन सोर्स सैलरी पे कोई टैक्स भी पे नहीं किया। क्या अब भी उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान में टैक्स होने से
बच सकती है। तो शर्त है कि अगर वो सिटीजन ऑफ और टैक्स ईयर एंड होने से पहले वो पाकिस्तान छोड़ जाए, यानी पाकिस्तान से बाहर चला जाए, और टैक्स ईयर एंड होने तक अगर क्या रहे, पाकिस्तान से बाहर रहे, तो उसकी ये उसके इस एक्ट की वजह से उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी बगैर किसी टैक्स ट्रीटी के, बगैर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बने, बगैर रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट बने, बगैर उस फॉरेन सोर्स सैलरी पर टैक्स दिए, वो फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान में रेजिडेंट होने के बावजूद भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। मैं नहीं कह रहा भाई, कानून कह रहा है। सैलरी अर्न, सैलरी कहां से कमाई, शल बी एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट होगी if a citizen of Pakistan leaves Pakistan during a and remains abroad, टैक्स ईयर एंड होने से पहले पाकिस्तान छोड़ जाए और टैक्स ईयर एंड होने तक पाकिस्तान से बाहर रहे, अगले टैक्स में भले वापस आ जाए, कोई टेंशन नहीं। तो इसके इस एक्ट से क्या होगा, उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी। आइए इसको प्रैक्टिकल बनाते हैं। ये प्रैक्टिकल कैसे है, सिनेरियो नंबर 1 मैंने इंग्लैंड से बंदे को यहां बुलाया, लेकिन इस सिनेरियो को हम चेंज कर लेते हैं। जुलाई से लेकर 31 मार्च तक बंदा पाकिस्तान में जॉब कर रहा था, तो 9 महीने कहां था, क्या कहलाया, देखिए कंटेक्स्ट में चलेगा और जवाब दे रहा होगा, क्या कहलाया, रेजिडेंट। 1 अप्रैल से उसकी पोस्टिंग हो गई दुबई में, तो 9 महीने कहां से सैलरी कमाई, पाकिस्तान से। ईयर एंड के टैक्स ईयर एंड के आखिरी 3 महीनों में सैलरी कहां से कमाई, और वहां कोई टैक्स पे, फिर भी उसको पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा, है ना। लेकिन क्योंकि वो 1 अप्रैल को पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है और टैक्स ईयर एंड होने तक पाकिस्तान से बाहर ही है, तो अब उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे उसने वहां टैक्स पे किया हो। शर्त है कि ये बंदा सिटीजन ऑफ, हाँ ऐसा नहीं है किसी भी फॉरेनर को तुमने क्या कर दिया, एग्जेम्पशन दिलवा दी। इस 3 जगहों पे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, 2 जगह पर, ठीक है ना। एक तो रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट में और एक ये टैक्स ईयर के एंड पर। और रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट होना था, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट करवा देगा, फॉरेन सोर्स, चाहे वो सैलरी हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कैपिटल गेन हो, चाहे शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होना भी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट करवा देगा। बस उसके लिए ये है कि वो रिसीव ना करे पाकिस्तान। लेकिन फॉरेन सोर्स सैलरी पर टैक्स पे करना सिर्फ सैलरी, फॉरेन सोर्स सैलरी को ही एग्जेम्प्ट करवाएगा। टैक्स ईयर के एंड पे मुल्क से बाहर होना और एंड होने तक मुल्क से बाहर रहना, ये अमल भी सिर्फ और सिर्फ सैलरी को एग्जेम्प्ट करवाएगा, किसी और हेड ऑफ इनकम को एग्जेम्प्ट नहीं करवाएगा। जी हाँ, रिसीव आ गई ना, अब यहां से कहीं भी जाए कोई टेंशन नहीं है। अब आप इसको कंटेक्स्ट में लाए ना, आप इसको किस कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होने के कंटेक्स्ट में। हाँ तो बस वो ले आया ना, यहाँ रिसीव कर ली, तो रिसीव करने की वजह से क्या हो जाएगी, वो टैक्स हो जाएगी, चाहे वापस क्यों ना भेज दे। आना लिखा हुआ है, जाना नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं आई और आगे खर्च कर दी, ठीक है। वैसे वो इनकम लाना यहाँ फायदे की बात है, वो इनकम लाना यहाँ फायदे की बात है। ये पता नहीं क्यों भाई, कोई भी बंदा अपने पैसे कहाँ रखे, पाकिस्तान में, तो ये मुल्क के फायदे की बात है ना, नुकसान की बात तो नहीं है, ठीक है। तो आपका सवाल क्लियर होना चाहिए कि आप इसको शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वाले कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं, ठीक है जी जी।
शॉर्ट टर्म रेजिडेंट को भाई जब तक उसके ऊपर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होने की डेफिनेशन क्या होती है, अप्लाई होती है, वो कब तक अप्लाई हो सकती है? 3 साल। 3 साल वो फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स नहीं देगा, शर्त है कि वो ना वो इनकम पाकिस्तान में रिसीव करे ना अपने साथ लेकर आए। ठीक है जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस एग्जेम्प्ट कहां नहीं हो सकता? सवाल है बेटा, सवाल पूछने दो। इनकम फ्रॉम बिजनेस कहां एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता? कहां कहां एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता? आप 5.4 पूछ रहे हो, उससे नीचे की बात पूछ रहे हो। 5.4 क्या है? किसी फॉरेन सोर्स इनकम पर अगर आप टैक्स पे कर दें तो वो टैक्स पे करना ही आपकी इनकम को यहां टैक्स होने से बचा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए, किसी और हेड के लिए नहीं। तो अगर आपकी फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम है जिस पर आप फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी टैक्स पे, तो ऐसा करना आपको पाकिस्तान में टैक्स करने से बचा नहीं सकता अगर आप रेजिडेंट हैं। या तो आप टैक्स ट्रीटी लाएं, या अपने आप को शॉर्ट टर्म रेजिडेंट प्रूव करें, या अपने आप को रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट प्रूव करें। यानी 5.2 और 5.3 ही बाकी हेड्स ऑफ इनकम के लिए एप्लीकेबल है। 5.4 और उसके नीचे वाली बात बाकी हेड्स ऑफ इनकम के लिए एप्लीकेबल नहीं। बाकी हेड्स ऑफ इनकम को टैक्स ट्रीटी के अलावा अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होना है, रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट होना। लेकिन फॉरेन टैक्स पे करना सैलरी के अलावा किसी हेड को बचा नहीं सकता। मुल्क से बाहर होना टैक्स ईयर एंड होने तक, ये भी सैलरी के अलावा किसी और हेड ऑफ इनकम को बचा। और एक और बात है कि कौन सी चीज किसके लिए, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान 2 जगह पे लिखा हुआ है। ये दोनों बेनिफिट किसके लिए है? सिटीजन ऑफ। एग्जामिनर यही घुमाता है फिर। ठीक है, क्लियर भाई? समझ में आ गया? अब इस चैप्टर को जरा अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा एक दफा, शुरू से लेकर आखिर तक। कल मैं आपका एक तरह से टेस्ट लूं, बोलें? अब तो पेपर ही आपका एमसीक्यू बेस है ना बेटा, नहीं एमसीक्यू बेस। थोड़े नहीं है वो, थोड़े भी बहुत है, पहले ये भी नहीं थे। ठीक है, ये थोड़े भी बहुत है। सही है ना? मैं कह रहा हूं ये थोड़े भी बहुत है। जी 10 एमसीक्यू, 10 मार्क्स हैं। एमसीक्यूज कितने डिपेंड नहीं करता, वेटेज 10 मार्क्स की रखी। तो कोई एमसीक्यू 2 नंबर का भी हो सकता है, कोई 1 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है।